न्यूज़ फीड पर एक सुर्खी देखकर मैं चौंक गया। रॉबर्ट चार्ल्स ओल्ड टाउन होम में मुर्दा पाया गया। मैंने वो खबर पूरी पढ़ी। इसके अलावा 6 दूसरी वेबसाइट्स को भी देखा। इन सब में कमोबेश एक ही तरह की स्टोरी रिपोर्ट हुई थी। सफाई करने वाली औरत ने उसे मुर्दा हालत में देखा। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक ज़ाहिर इसकी मौत सर पर चोट लगने से हुई, लेकिन इसने कत्ल या किसी हादसे के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। ताहम मज़ीद तफ्तीश जारी है। मैंने मार्टिन को मैसेज किया, तुमने बाप के बारे में कुछ सुना? नहीं, क्या हुआ? मकामी न्यूज़ साइट्स को देखो। अभी देखता हूँ। 5 मिनट के बाद इसने दोबारा मैसेज किया, खुदा इसकी मगफरत करे। क्या पुलिस ने तुमसे रब्ता किया? अभी नहीं। और तुमसे? मुझे नहीं मालूम। मैं गुज़श्ता रात डेलावन लेक पर था। फोटोग्राफी और प्रिंटिंग के काम के अलावा मार्टिन एक रॉक बैंड का मेंबर भी था। इसका मशगला था, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ही इसके लिए अहम होता गया। 1 माह कबल इसने मुझे फ़ोटोशूट के लिए ईमेल की थी। रॉबर्ट चार्ल्स के पास नादिर और मशहूर बेसबॉल की गेंदों का ज़ख़ीरा था, जिसकी वो किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर से, लेकिन इसकी शर्त यह थी कि यह फोटोग्राफी स्टूडियो की बजाय इसके घर में होगी। वो कभी अपना कीमती ज़ख़ीरा घर से बाहर नहीं लेकर आएगा। तुम इसे किस तरह जानते हो? मैंने मार्टिन से पूछा। हम इस वक्त एक कॉफ़ी हाउस में बैठे हुए इसी काम के बारे में बात कर रहे थे। शायद तुम्हें यकीन ना आए, मैं इससे 30 साल पहले व्यू आइलैंड में एक बेसबॉल मैच के दौरान मिला था। हम दोनों ही बॉल हॉक थे। क्या तुम इस इस्तिलाह से वाकिफ हो? हाँ, तुम लोग टीवी पर बॉल हॉक को देखे बगैर बेसबॉल नहीं देख सकते। हम वेवलैंड के कोने पर खड़े गेंद के आने का इंतजार करते रहे। फिर रफ्ता रफ्ता हमारे दरमियान बातचीत शुरू हो गई। हम दोनों का मौसीकी और किताबों के बारे में यकसा ज़ौक़ था। तुम्हें काफ़ी गेंदें मिलती होंगी। नहीं, मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं थी। मैंने 2 सीज़न के बाद ये मशगला तर्क कर दिया, लेकिन बाप दूसरों के मुकाबले में फ़िज़ा में उड़ती हुई गेंद को बेहतरीन तरीके से परख लिया करता और वो उसी जगह पहुंच जाता जहां गेंद गिरती थी। मेरा ख्याल है कि इसने स्कूल के ज़माने में फील्डिंग की होगी, यानी इस तरह इसने बेसबॉल की गेंदें जमा शुरू करना की। हाँ, इसमें ज़्यादातर नाकारा बैटिंग प्रैक्टिस गेंदें थी, लेकिन कभी कभार वो अहम और कीमती गेंद भी पकड़ लेता। फिर वो इस पर खिलाड़ी के ऑटोग्राफ लेता और इन्हें अपने ज़ख़ीरे में शामिल कर लेता। बहुत से खिलाड़ी इससे वो हाथ गेंदें खरीदना चाहते थे या इनके बदले में अपनी दस्तशुदा जर्सी देने के लिए तैयार थे, लेकिन वो शाज़ो नाज़र ही इस तरह की सौदेबाजी करता। इस हवाले से इसके बारे में 2 मरतबा मनफी खबरें भी शाया हुई। मनफी खबरें? हाँ, कुछ इस किस्म की कि बॉल हॉक ने अहम गेंदें वापस करने से इनकार कर दिया। खिलाड़ी इससे नफरत करने लगे और उन्होंने भी गेंदों पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। लिहाजा इसने खिलाड़ियों से गेंद पर दस्तखत करवाने के लिए कुछ बच्चों की खिदमत हासिल की। जब इसके पास पैसा आना शुरू हो गया तो इसने दूसरे लोगों से ऐसी गेंदें खरीदी। इसके अलावा वो दूसरी चीज़ें जमा करने लगा। मुझे इनकी तफसील मालूम नहीं, जब इसके घर जाएंगे तो वो भी देख लेंगे। फिलहाल इसे सिर्फ बेसबॉल गेंद की तस्वीरें बनवाने से दिलचस्पी है। अगर ये तस्वीरें पसंद आ गई तो बाद में मज़ीद काम भी मिल जाएगा। मैं रोज़ाना मुआवजे की बुनियाद पर अगले हफ्ते काम पर रजामंद हो गया और ज़रूरी सामान तैयार करने लगा, जिसमें कैनन का कैमरा, लैपटॉप, 3 पाइयों वाला कैमरा स्टैंड, फ्लैश गन, लाइट स्टैंड और दीगर मुतफरिक अशिया शामिल थी। चार्ल्स बर्मिंघम में रहता था। ये आलिशान इमारतों पर मुश्तमिल एक ब्लॉक था जो सिर्फ ईंटों से बने हुए फ्लैटों और मजदूरों के लिए मुहद्दस एक कॉटेज की जगह बनाई गई थी। इस मुनासिबत से ये इलाका ओल्ड टाउन कहलाता था। मैंने कार इसके गेट पर रोकी और मार्टिन को मैसेज किया कि मैं पहुंच गया हूं। चार्ल्स का 3 मंजिला जदीद तर्ज का मकान था, जिसमें बड़ी चौकोर खिड़कियों में हल्के रंग के शीशे लगे हुए थे। गेट खुला और मैं गाड़ी चलाता हुआ एक ज़ेरे ज़मीन कुशादा गैराज में पहुंच गया। मार्टिन और रॉबर्ट चार्ल्स मेरे दाएं जानिब वाले दरवाजे से बरामद हुए। दोनों ने जीन्स और टी-शर्ट पहन रखी थी। चार्ल्स लंबे कद का दुबला शख्स था। इसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, बाप चार्ल्स। विक पीटर, मैंने इससे मुसाफा करते हुए कहा। मार्टिन ने मुझे बताया है कि तुम मर्दों के मैगजीन के लिए फोटोग्राफी करते हो। ये कहकर वो हमें अपने घर के अंदर ले गया। बहुत थोड़ी, मैंने कहा, ये कई साल पुरानी बात है। इसमें मजा आता होगा। हाँ, लेकिन वो मेरे लिए एक काम था। हम एक जिम, बिलियर्ड रूम और होम थिएटर से गुजरते हुए एक बड़े फौलादी दरवाजे पर जा पहुंचे, जिसके हैंडल के साथ एक कीपैड नस्ब था। चार्ल्स ने खास तरतीब से नंबर दबाए और आखिरी दरवाज़ा खुल गया। वो वाल्ट काफ़ी कुशादा और बहुत से लिविंग रूम से बड़ा था, जहां मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। एक पूरी दीवार पर 5 तवील शेल्फ लगे हुए थे, जिसमें इसकी बेसबॉल गेंदें रखी हुई थी। हर गेंद एक शफाफ प्लास्टिक के केस में थी। दूसरी दीवार पर लगे शेल्फ में पुरानी किताबें और रकबी दीवार के साथ कई गिटार रखे हुए थे, और इसी दीवार पर कुछ फ्रेमशुदा मैगजीन भी नजर आ रहे थे, जिनमें से 3 को मैंने पहचान लिया। वो प्ले बॉय के पहले एडिशन थे, जिनमें मार्लन मनरो नुमाया थी। मुझे इस पर हैरत नहीं हुई। ये मैगजीन तुम्हारी तवज्जो का मरकज़ बन गए, चार्ल्स ने कहा, क्योंकि तुम भी शोबिस से वाबस्ता रहे हो। मर्दों के मैगजीन के लिए काम करने वाला हर शख्स इनके बारे में जानता है। मेरे पास इसकी एक और कापी है, गो कि वो इतनी अच्छी हालत में नहीं है अगर तुम इसकी वर्क गर्दानी करना चाहो। नहीं शुक्रिया। इन गिटार के ऊपर एक और गिटार की गर्दन लटकी हुई थी, जिसे बज़ाहिर बड़ी बेदर्दी से इसके जिस्म से अलग किया गया था। इसे देखकर मुझे फ़ौरन द हू याद आ गया। मुझे इसकी कोई कीमत अदा नहीं करना पड़ी। चार्ल्स ने कहा, आला टॉयज एक नाइट क्लब द न्यूक्लियस में हू का एक कंसर्ट हो रहा था। वहाँ पहले एक खलियान था,
मैं स्टेज से 20 फुट के फासले पर खलियान के हाथे में खड़ा हुआ था। स्टेज के अकब में मकई का खेत था। हु के बारे में मशहूर था कि वो शोज के बाद अपना साज ज़ाया कर देते हैं। वहाँ भी ऐसा ही हुआ। शो खत्म होने के बाद गिटारिस्ट पीटर सेड ने अपने कंधे से गिटार उतारा और स्टेज पर मारना शुरू कर दिया। जब इसकी गर्दन टूट गई तो इसे तमाशाइयों में फेंक दिया, जो मेरे और 5 दूसरे लोगों के दरमियान आन गिरा। मेरा कद इनसे कुछ ज्यादा था। मैंने इसे पकड़कर अपने जिस्म से लगा लिया। शो खत्म होने के बाद लोग वहां से जाने लगे, लिहाजा गिटार का ये हिस्सा मेरा होगा। आजकल इसकी कीमत 6 इंच में है, लेकिन मैं इसे फरोख्त नहीं कर सकता। हम तीनों गिराज में आए ताकि मैं अपने सामान ला सकूं। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि चार्ल्स ये चीज़ें वाल तक लाने में मेरी मदद कर रहा है। इसने दरमियान में एक बड़ी मेज़ रख दी जिस पर वो और मार्टिन अपना जहीरा लाकर रख रहे थे। चार्ल्स ने हर आइटम की तारीफ बताना शुरू कर दी। मैं इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। जब मैं कैमरे को अपने लैपटॉप और फ्लैश गन से मुंसलिक कर चुका तो ये देखने के लिए कि सब चीज़ें ठीक काम कर रही हैं, एक बटन दबा दिया। फ्लैश लाइट चमकी तो चार्ल्स और मार्टिन ने काम रोक दिया। कुछ नहीं, मैं कनेक्शन चेक कर रहा था। तुमने कोई तस्वीर तो नहीं ली? बिल्कुल नहीं। प्लीज़ ये फाइल डिलीट कर दो। चार्ल्स मेरे लैपटॉप के पास आया और स्क्रीन देखने लगा। बिल्कुल, मैंने इमेज को वादे किया जो वाल का बेतरतीब मंजर दिखा रहा था और डिलीट का बटन दबा दिया। अपनी रद्दी की टोकरी से भी निकाल दो। मैंने इस ज़ायाशुदा फाइल को तलाश किया और इसे मुस्तकिल तौर पर डिलीट करने के बाद कहा हो गया। वो दोनों दोबारा अपने काम में लगे और मैं बैकग्राउंड में पेपर सेट करने लगा। फोटोशूट बड़ी असलूबी से जारी रहा। चार्ल्स खुद दीवार से एक एक गेंद लाकर मेज पर रखता रहा, जबकि मार्टिन मेरे असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा था। वो गेंदों को घुमाता, लाइट ठीक करता और मेरे कहने के मुताबिक रिफ्लेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता। जब मैं एक सफ़ेद गेंद पर रोशनी डालता तो हम फौरन ही इसकी तस्वीर लेकर दूसरी गेंद रखते थे, लेकिन आखिरी गेंद पर एक गहरे ब्राउन रंग की तह नजर आई, जैसे ये पूरे मैच में इस्तेमाल हुई हो। चार्ल्स ने इसे मिरेकल बॉल का नाम दिया और वजाहत की कि यह गेंद 1908 के सीज़न में एक मुतनाज़ मैच में इस्तेमाल हुई थी। इसके बाद कॉप्स की टीम ने 2016 तक कोई मैच नहीं जीता। बहुत से बेसबॉल माहिरीन का ख्याल है कि यह बॉल अब मौजूद नहीं है, लेकिन जीतने वाली टीम का एक खिलाड़ी जॉनी एवर कहता था कि इसने गेंद को महफूज कर लिया। ये कई सालों तक इसकी फैमिली में रही। इसके बाद कई मरतबा फरोख्त होती हुई एक ज़माने में ये एक अदाकार चार्ली शैन के पास रही। मैंने हाल ही में इसे एक कलेक्टर से हासिल किया है जिसने इसे 2010 में एक नीलाम से $75,000 में खरीदा था। मैंने इससे ये नहीं पूछा कि तुमने इसकी क्या कीमत अदा की है। मेरी खींची गई तस्वीरों को चार्ल्स लैपटॉप पर देखकर इंतहाई खुश नजर आ रहा था। एक खादमा ट्रे में इंतहाई कीमती स्कॉच की बोतल और 3 क्रिस्टल ग्लास ले आई। चार्ल्स ने मेरे ग्लास में विस्की डालते हुए पूछा कि क्या मैं इन फाइलों की कॉपी ड्राइव में डाल सकता हूँ। मैंने इसे समझाया कि जब तक फोटोशॉप में इन तस्वीरों पर काम ना कर लूँ इन्हें रिलीज नहीं कर सकता। हम इस पर मुत्तफिक हो गए कि मैं खुद ये तस्वीरें इसके दफ्तर पहुँचाऊँगा। मेरे और मार्टिन के दरमियान पैगामात के तबादले के चंद घंटों बाद पुलिस ने मुझे फ़ोन किया। किसी ने करख्त लहजे में कहा, मिस्टर पीटर, हमें मालूम हुआ है कि तुमने हाल ही में रॉबर्ट चार्ल्स के लिए कुछ काम किया। हाँ, मैंने कहा, हमें बताया गया है कि तुमने मिस्टर चार्ल्स के घर में इनके जहीरे में शामिल अशिया की कई तस्वीर ली थी। इस जहीरे की कीमत का तखमीना कई मिलियन डॉलर्स लगाया गया है। मुझे इसमें कोई शुबा नहीं। हम फिलहाल ये तयन करने की कोशिश कर रहे हैं कि मिस्टर चार्ल्स की मौत हादसाती थी या किसी पुरतशद्दुद कार्रवाई की वजह से हुई थी। मैं समझ रहा हूँ इस इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि इसे डकैती की कोशिश के दौरान कत्ल किया गया हो। एक या एक से ज़्यादा लोग इससे कुछ कीमती अशिया चुराने के इरादे से आए हों और मिस्टर चार्ल्स ने मुदालत की तो इन्हें कत्ल कर दिया गया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो वो बात जारी रखते हुए बोला, हमारा मसला ये है कि इनकी कोई चीज़ गायब नहीं हुई। इसने अपने जहीरे में शामिल करता तमाम चीज़ों की एक फहरिस्त बना रखी थी। हमने इसमें दर्ज तमाम अशिया को चेक किया, वो सब मौजूद है। वो एक लम्हे के लिए रुका, फिर गला साफ करते हुए बोला, मिस्टर चार्ल्स की आत्मा का कहना है कि तुम और मिस्टर मार्टिन आखिरी 2 अफराद थे जो मिस्टर चार्ल्स की मौत से पहले इनसे मिलने आए थे। मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता। मैंने कहा, हम इसकी तस्दीक के लिए नहीं कह रहे मिस्टर पीटर। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मिस्टर चार्ल्स के घर पर मुझसे मिलो और ये तयन करने में हमारी मदद करो कि ये सब चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं, यानी वाल्ट वैसा ही है जैसा तुम्हारे काम खत्म करने के बाद था। हमने इसकी साबका बीवी से भी रब्ता किया, लेकिन वो बोल्डर में रहती है। इसका कहना है कि इसने कभी इस मकान में कदम नहीं रखा जो इनकी तलाक के बाद मिस्टर चार्ल्स ने बनाया था। हम मिस्टर मार्टिन से राब्ते में हैं, वो शिकागो वापस आ रहा है और हमसे दोपहर 4 बजे मिस्टर चार्ल्स की रिहाइशगाह पर मिलेगा। क्या तुम हमारे साथ शामिल हो सकते हो? मैंने सेल फोन कान से हटाया और इसमें वक्त देखा, 2:30 बज रहे थे। यकीनन, मैंने कहा, शुक्रिया मिस्टर पीटर। मैं जब चार्ल्स की रिहाइशगाह पर पहुंचा तो मार्टिन फुटपाथ पर खड़ा था। मुझे देखते ही बोला, इस क्राइम की टेप को देखो। इसने एक लंबे जर्द रंग के प्लास्टिक टेप की पट्टी की तरफ इशारा करते हुए कहा जो गैराज की चौड़ाई के गिर्द लपेटी हुई थी। इसने बैरूनी दरवाजा ब्लॉक कर दिया था। अगर वो अभी तक ये नहीं जान सके थे कि यहाँ कोई जुर्म हुआ है तो फिर इसे टेप से क्यों बांधा गया है? मुझे नहीं मालूम तुम कब वापस आए हो। 1 घंटा कबल। आज रात हमारा एक शो है। उम्मीद है कि हम जल्दी यहाँ से फारिग हो जाएंगे ताकि मैं वापस जा सकूँ। तुमने कौन सी जगह बताई थी? डेलावेन झील। हाँ, लेक लॉन लॉज। एक बगैर निशान वाली पुलिस कार वहाँ रुकी और एक सफ़ेद बालों वाला पिस्ता कद मोटा ड्राइवर ड्राइविंग सीट से उतरा।
इसने एक शिकन और लोदा सूट पहन रखा था। हमारे करीब पहुंचकर इसने वॉलेट निकाला और अपना बैग दिखाते हुए बोला, सुराग रसा, तुम्हारे आने का बहुत शुक्रिया। तुम में से पीटर कौन है? मैंने अपना हाथ ऊपर उठा लिया। ठीक है, मेरे साथ आओ। इसके पास एक रिमोट था जिससे इसने गेट और गैराज का दरवाजा खोला। इसने जर्द टेप को हटाया और हम तय खाने से होते हुए वार्ड में पहुंच गए। इसका बाहरी दरवाजा खुला हुआ था। किसी चीज़ को मत छूना, इसने पहले कहा। हालांकि मुझे यकीन है कि तुम्हारी उंगलियों के निशानात पहले से इन चीज़ों पर होंगे जो काम के दौरान तुमने उठाई थी। मैं इस जगह गया जहां मैंने कैमरे का स्टैंड रखा था। मैं यहाँ शूट के दौरान तकरीबन पूरे वक्त खड़ा रहा था। मैंने कहा। मार्टिन चलता हुआ दीवारों तक आया और वहाँ का बेगौर जायजा लेते हुए बोला, मैं किताबों के बारे में यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन बाकी सब चीज़ें वैसे ही वैसे रखी हुई हैं जैसे हमने उस रोज़ देखी। इनकी सबसे कीमती बेसबॉल इसने दरमियानी शेल्फ में रखी हुई मेरिकल बॉल की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो अब भी वहाँ मौजूद है। फिर वो पिछली दीवार की तरफ मुड़ा। मार्लन मनरो की तस्वीर वाले रसाले, पीट टोनसेंट के गिटार का टूटा हुआ हिस्सा और दूसरे गिटार, सब कुछ वही है जो फोटोशूट के बाद हम छोड़कर गए थे। तुम्हें यकीन है? सुराग रसा, टलबर्ट ने कहा। मैंने सब चीज़ें ज़हन नशी नहीं की थी, लेकिन मैं नहीं समझता कि कुछ गायब हुआ है, मार्टिन ने कहा और फिर अपना सर खुजाते हुए बोला, अगर तुम माइंड ना करो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि बाप की मौत कैसे हुई? सुराग रसा ने कहा, अभी इस वाक़े की तहकीकात हो रही है, इसलिए कुछ कहना मुश्किल है। फिर वो मुझे सुनाते हुआ, तुम क्या कहते हो पीटर? मैंने मार्टिन की तरह चीज़ों को गौर से नहीं देखा, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई चीज़ इधर उधर हुई है। सब कुछ वैसा है क्या वैसा ही है जैसा हम छोड़ कर गए थे। क्या तुमने तस्वीरों का मुआयना किया? कैसी तस्वीरें? हमने इन शेल्फ पर रखी हुई हर बेसबॉल की तस्वीरें ली थी। अगर तुम उन तस्वीरों का यहाँ मौजूद गेंदों से मुआवजा करो तो तुम शायद ये तयन कर सको कि कोई बेसबॉल गायब है या नहीं। क्या तुमने इन सब गेंदों की फोटोग्राफी की है? हाँ। वो तस्वीरें कहाँ हैं? मैंने मिस्टर चार्ल्स के दफ्तर पहुंचा दी थी, शायद वो घर ले आए हूँ। ठीक है, हम चेक कर लेंगे। तुम दोनों का शुक्रिया। बहर अगर मार्टिन ने कहा, मैं तुम्हें बियर की पेशकश करता, लेकिन मुझे डेलावन जाना है। अगर तुम्हें इस बारे में कुछ मजीद मालूम हुआ तो मुझे ज़रूर बताना। ज़रूर, मैंने कहा। ट्रेन के जरिए घर वापस आते हुए मैं सोच रहा था कि मैंने चार्ल्स के वॉलेट में कोई चीज़ मुख्तलिफ नहीं देखी, लेकिन एक बात मुझे मुसलसल तंग कर रही थी कि कोई चीज़ अपनी जगह पर नहीं। लेकिन वो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैंने अभी या फोटोग्राफी के वक्त देखी हूँ, लेकिन मैं इसे लैपटॉप पर देख चुका था। मैं अपार्टमेंट में दाखिल हुआ और फ़ौरन ही लैपटॉप ऑन कर दिया। मैंने जल्दी तमाम फोल्डर्स और मुस्तरदशुदा तस्वीरें देखना शुरू कर दी। इनमें कोई गैर मामूली बात नहीं थी। मैं स्क्रीन पर नजरें जमाए दुआ मांगता रहा कि मैंने कमरे के कनेक्शन को चेक करने के लिए जो शॉट लिया था वो डिलीट ना कर दिया हो। लेकिन क्या मेमोरी कार्ड के बगैर तमाम मुस्तरदशुदा तस्वीरें बराह रास्त कंप्यूटर को भेज सकता था? मेरी गुज़श्ता बुकिंग की कौन सी तस्वीर थी? मैंने चार्ल्स शूट से 2 दिन पहले मिशिगन एवेन्यू होटल में एक इवेंट की कवरेज की थी। मुझे इन तस्वीरों को कार्ड में महफूज करके कंप्यूटर में डाउनलोड करना था। मुझे यकीन है कि मैंने ये सेटिंग तब्दील नहीं की होगी। मैंने कैमरे को लैपटॉप से मुंसलिक करने के बाद मेमोरी कार्ड की फाइल तलाश की और उसे खोल दिया और जल्दी से पहली 2 तस्वीरों को वादे किया। फिर इन्हें फोटोशॉप में खोला। इस तस्वीर में मेज़ और इसके पीछे की दीवार नजर आ रही थी। मार्लन मनरो की तस्वीर वाले रसाले टाउन सेंटर के गिटार की गर्दिश और दूसरे गिटार इसमें दिखाई दे रहे थे, लेकिन कम रोशनी की वजह से धुंधले हो गए थे। मैंने इन्हें बड़ा किया यहाँ तक कि तमाम चीज़ें वाज़ेह हो गई और जल्द ही मुझे वो चीज़ याद आ गई जो पूरे रास्ते मुझे परेशान कर रही थी। मैंने गूगल पर लेक लॉन लॉज को सर्च किया तो मालूम हुआ वहाँ नारवर्ड नामी सिंगर आज रात 10 बजे प्रोग्राम करता है। ये मार्टिन के बैंड का नाम था। मैंने लैपटॉप बंद किया, इसे अपने बगल में दबाया और अपार्टमेंट से निकलकर अपनी कार में बैठ गया। लॉन लॉज एक बहुत बड़ा रेजर रूट था। इसमें एक गोल्फ कोर्स, एक वसी मैदान था जो झील के साहिल के साथ 2 मील तक फैला हुआ था। मेरे पास कुछ वक्त था, लिहाजा मैं लॉकआउट बार में चला गया। वो जगह देख ली जो मेरे ख्याल में बैंड का ड्रेसिंग रूम था। मैंने अगला 1 घंटा इन खूबसूरत मैदानों की सैर करते हुए गुजारा। इस रेजरवर्ड में 3 रेस्टोरेंट थे, लिहाजा मैंने डिनर के लिए इनमें से एक का इंतखाब कर लिया। मार्टिन के बैंड ने 10 मिनट ताहिर से शो शुरू किया। मैं कमरे में बैठा बियर की घूंट लेता रहा। उन्होंने क्लासिकल गानों के अलावा मार्टिन की बनाई हुई 2 धुनें भी पेश की। इनका शो 1 बजे खत्म हुआ। रिक, मार्टिन ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने बताया है कि आज रात परफॉर्म कर रहे हो, लिहाजा मैं तुम्हारे बैंड को सुनने के लिए आ गया और शायद रात को यही होटल में क्याम करूँ। देखता हूँ अगर बियर की 2 बोतलें मिल जाए। मैं बारटेंडर को जानता हूँ। नहीं शुक्रिया, मैं पहले ही अपना कोटा पूरा कर चुका हूँ। ठीक है, मैं अपने लिए 1 बोतल ले आता हूँ। वो खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, मेरे साथ का ख्याल रखना। मैंने देखा कि एक स्याह रंग का गिटार इसकी कुर्सी के पीछे दीवार के साथ टिका हुआ था। इसके जाने के बाद मैंने छोटे से कमरे का जायजा लिया। वहाँ मुझे जंगलात और झीलों की धुंधली तस्वीर नजर आई। कुछ तस्वीरों में दकियानूसी इंडियन छोटी कश्तियाँ धकेलते हुए नजर आए। मैंने सर हिलाया और इसके साथी से कहा, अच्छा सेट है।